आज हम बायोडाइवर्सिटी बात करने हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। टर्म बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले पॉपुलराइज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने सबसे पहले इसको पॉपुलराइज किया था। नीट के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको नोट डाउन कर लें। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और डाइवर्सिटी। बायोस मीन्स होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स फॉर्म। मतलब बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब होता है कि वेरिएबिलिटी फाउंड अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी है उनकी भी जो वेरिएबिलिटी मिलती है वही है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। जैव विविधता, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितने भी प्लांट के, एनिमल के, फंजाई के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जितने भी स्पीसीज हैं ये सारा खाता है। तो इट इंक्लूड्स वास्ट अरे ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारे ही बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए आप अगर जानना चाहेंगे कितने तरीके के एनिमल प्लांट्स हैं तो आईयूसीएन एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है वर्ल्ड की, जिसका फुल फॉर्म है आईयूसीएन का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो बच्चे मैंने बताया सब लोग बायो की कॉपी बना लेंगे। तो जिन बच्चों को भी नीट की भी प्रिपरेशन करनी है साथ साथ 11th के साथ, तो अभी से प्रिपरेशन करने लगे, अभी से नीट के क्वेश्चन देखने लगे, तो 12th होते ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखें कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करना शुरू कर दें, उसको एस्टेरिक मार्क लगाना शुरू कर दें कि ये इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। लेकिन और एक और ख़ास बात, जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन का नया नाम है डब्ल्यूसीयू। डब्ल्यूसीयू मतलब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, लेकिन अभी भी ज़्यादातर जगह आपको आईयूसीएन मिलेगा। तो आईयूसीएन कहती है कि लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज राइट नाउ दुनिया में हैं, एनिमल और प्लांट के मिला के। इसमें से ध्यान रखें 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। मिलियन मतलब जो बच्चे सोचते हैं 1 लाख वो गलत है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 1.7 to 1.8 मिलियन का मतलब हो गया 17 से 18 लाख। इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही है, लेकिन सेफर साइड पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं वर्ल्ड में, जिसमें 1 to 1.2 मिलियन एनिमल की स्पीसीज हैं एंड 0.4 to 0.5 इनफैक्ट ओवर 0.5 मिलियन प्लांट की स्पीसीज है। लगभग 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख से थोड़ी ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज है, बट हम सेफर साइड पे 0.4 to 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज बोलते हैं। तो ये था बायोडाइवर्सिटी। अब इतनी वास्ट डाइवर्सिटी जब है तो इनकी स्टडी हम कैसे करेंगे? इनकी स्टडी के लिए हमको कोई तरीका, हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते। आप ध्यान रखें कि अगर आपको रोज, जब से आप पैदा हुए, जिस दिन से पैदा हुए, सीधे स्टडी करना शुरू कर दें, रोज एक एक स्पीसीज स्टडी करें, और आपकी लाइफ या हमारी लाइफ 100 साल की हो, तो आप जानते हैं कितने ऑर्गेनिज्म को आप कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं। रोज एक को कर डाले तो, हालांकि ये रोज एक को करना भी असंभव है, बट मान लेते हैं, तो भी हम कितने दिन जिंदा रहेंगे? 36,500 ही दिन तो जिंदा रहेंगे। तो एक लाइफ में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का, इतने वास्ट मेजॉरिटी को स्टडी नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमको कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। तो उस तरीके का नाम है टैक्सोनॉमी। हम उनको क्लासिफाई कर दें ग्रुप्स में और ग्रुप को स्टडी कर लें। जैसे कि क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदा? आप सभी यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। अगर यहाँ 1000 बच्चे हैं तो मुझे नहीं पता किसके बैग में क्या है, किसके बैग में कौन सी बुक है, मुझे नहीं पता। बट अभी मैं आऊँ और कहूँ कि ये 9th 10th 11th 12th की क्लासेस अलग हो जाए, नीट की क्लासेस अलग हो जाए, और मैं कर दूँ ये नीट के बच्चे हैं और फिर जेई वालों को अलग मैं कर दूँ, उसके बाद मैं कम से कम एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीट वाले के बैग में मैथ्स की बुक नहीं होगी और जेई वाले के लड़के के बुक बैग में बायो की बुक नहीं होगी। ये हमको क्लासिफाई करने से बिना कुछ पढ़े हम इतना जान गए। वैसे ही अगर हम किसी को क्लासिफाई कर दे प्लांट में, एनिमल्स में, फंजाई में, तो फंजाई के सारे कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर लागू हो जाते हैं।
अगर हम समझ लें तो इस तरीके से इस वास्ट मेजॉरिटी को स्टडी करने के लिए सबसे आसान तरीका है टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन। तो अब हम टैक्सोनॉमी देखते हैं। जो टर्म टैक्सोनॉमी है, ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, नीट में आता है तो भी, और 1 मार्क्स वाले जो आपके 11th के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी। ये टर्म टैक्सोनॉमी उनको लगता है कि लीनियस ने दिया था। जी नहीं, टर्म टैक्सोनॉमी लीनियस ने नहीं दिया था। उनका नाम है AP कैंडोले। तो आप डी कैंडोले याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप 11th के लिए भी और नीट के लिए भी। टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय डी कैंडोले। ओके, उसके बाद फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एज यूजुअल सभी को पता है कैरोलस लीनियस साहब थे। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस ये हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी एक साइंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, और कैसे क्लासिफाई करते हैं? यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, यही है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स यूजिंग द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब कुछ बेसिक प्रोसीजर्स है टैक्सोनॉमी के। टैक्सोनॉमी के कुछ बेसिक प्रोसीजर्स है, उनमें जो चीजें आती हैं वो 4 हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टराइज करते हैं। अगर हमको कोई ऑर्गेनिज्म नया मिलता है तो हम सबसे पहले तो उसके कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट। तो वो कैरेक्टराइजेशन हो गया। कैरेक्टराइजेशन के बाद अगला है आइडेंटिफिकेशन। हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कैरेक्टर के आधार पर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, कैसे आइडेंटिफाई, करेक्ट पोजीशन उसकी क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफाई के बाद हम क्लासिफाई उसको करते हैं। क्लासिफिकेशन के जो रूल्स हैं कि ये प्लांट किंगडम में जाएगा, ये एनिमल किंगडम में जाएगा, ये फंजाई में जाएगा, और फंजाई में जाएगा या प्लांट में जाएगा तो प्लांट में एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है या ब्रायो है, टेरिडो है, क्या है, एल्गी है, ये इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और फाइनली नॉमेनक्लेचर, उसका नेमिंग करेंगे, साइंटिफिक नेम उसको एक असाइन करेंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। पूरी दुनिया में एक ही साइंटिफिक नेम हो सकता है। तो बेसिक प्रोसीजर ऑफ टैक्सोनॉमी निकल के आए 4। नंबर 1 इज कैरेक्टराइजेशन, सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन का टू डिस्क्राइब करेक्ट कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन टू डिटरमिन करेक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन। करेक्ट पोजीशन क्या है उसकी क्लासिफिकेशन में, कौन सी पोजीशन है। क्लासिफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज, जो सुविधाजनक कैटेगरी, जो उसके कैरेक्टर्स के बेस पे हों, ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, उसके बेस पे कन्वीनिएंट कैटेगरीज में ग्रुप करना ऑर्गेनिज्म को, यह क्लासिफिकेशन। और फिर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम, एक असाइन करना, उनको साइंटिफिक नेम असाइन करना। तो ये है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बाद एक टर्म आता है सिस्टमेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th में सिस्टमेटिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, तो ध्यान रखेंगे। सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स क्या है? टर्म सबसे पहले इसको प्रपोज किया था, सिस्टमेटिक टर्म को लीनियस ने किया था। ठीक है, सिस्टमेटिक जो टर्म सिस्टमेटिक है ये डिराइव हुआ था एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से। किससे? सिस्टेमा से। और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाम ही अपने आप में बताता है कि सिस्टमेटिक क्या है, ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक अरेंज करना, ये है। सिस्टमेटिक में 2 चीजें आती हैं, सिस्टमेटिक इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो मतलब हम सिस्टमेटिक में न केवल उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं, साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ध्यान रखते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी से इस मामले में डिफरेंट हो जाता है, इसमें हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ध्यान देते हैं। तो इट टेक्स इनटू अकाउंट, इट टेक्स मतलब सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड, जितने तरीके के ऑर्गेनिज्म है, देयर डाइवर्सिटीज, उनकी विभिन्नता, एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ध्यान रखें, मैंने पेन चेंज करके लिखा है, चौक चेंज करके लिखा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको अंडरलाइन कर लें। सिस्टमेटिक इसी मामले में डिफर करता है टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है, तो ये है सिस्टमेटिक। इसके बाद न्यू सिस्टमेटिक एक कॉन्सेप्ट है। न्यू सिस्टमेटिक
ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों को तैयारी करनी है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, वो ध्यान रख लें। ये क्वेश्चन बड़ा पेट क्वेश्चन है जो अक्सर आया करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्म सिस्टमेटिक किसने दिया था, कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक किसने दिया था? तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लें, ठीक है? जूलियन हक्सले। इसके बाद क्लासिफिकेशन है, तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, माफ कीजिएगा, साइंटिफिक नेम असाइन करना, नॉमेनक्लेचर देखते हैं, ठीक है? तो हम अभी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर नेमिंग देना, ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम असाइन करना ही नॉमेनक्लेचर है। ध्यान रखें, ऑर्गेनिज्म के हर जगह अलग अलग नाम होते हैं, नॉर्मली लोकल नेम्स जो होते हैं अलग अलग नेम होते हैं, जिनको हम वर्नैकुलर नेम कहते हैं। ये वर्नैकुलर नेम, वर्नैकुलर नेम लोकल नेम है। जैसे कि आप जानते हैं कि गौरैया है, यहाँ पर इंडिया में उसको गौरैया कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्पैरो कहते हैं, कहीं और कुछ और कहते हैं। प्याज है, ओनियन कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में प्याज कहते हैं। महाराष्ट्र में चले जाएं, बॉम्बे में, मुंबई में चले जाएं, कांदा कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग जगह। तो अगर एक महाराष्ट्रियन पहुंच जाता है हिंदी में, जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानता, या हिंदी भाषी इंग्लैंड पहुंच जाता है जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता, तो वो तो प्याज मांगता रह जाएगा। या फिर अगर डिस्क्राइब करना है किसी स्पीसीज को, अगर साइंटिस्ट है और कोई स्पीसीज को डिस्क्राइब करना है, तो वो तो प्याज डिस्क्राइब करेगा, उसे ओनियन तो पता नहीं है। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो सारी ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। मतलब अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो मैं प्रिसाइजली एक नाम ले रहा हूं और प्रिसाइजली अगला जो भी व्यक्ति है वो प्रिसाइजली समझ पाए कि हाँ एग्जैक्टली मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम होना ही चाहिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत लिनियस साहब ने की थी, कैरोलस लिनियस साहब ने की थी। ध्यान रखें, कैरोलस लिनियस बहुत ही ब्रिलियंट 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने किया था, उन्होंने सबसे पहले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। तो साइंटिफिक नेम की शुरुआत दरअसल बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में लिनियस ने की। लिनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत की, उसी में साइंटिफिक नेम असाइन किया। जो 2 वर्ड का होता था वो हम डिटेल में आगे बात करेंगे। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले लिनियस ने दिया फॉर नेमिंग प्लांट एंड एनिमल्स। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नीट के, एम्स के, हालांकि अब तो सब मर्जी हो गए, बट फिर भी इनके ऐसे क्वेश्चन है जो हाँ बच्चे हमेशा फंसते हैं, हमेशा गलत करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दरअसल लिनियस ने किस बुक में दिया था। आप अभी अपनी बुक्स उठाएंगे और देखेंगे किसी जगह लिखा होगा स्पीसीज प्लांटेरम का नाम लिखा होगा, कहीं सिस्टेमा नेचुरी। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको याद रखूं, क्या करूं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दरअसल दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है, बट आपने थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान नहीं दिया है, उसको समझने की जरूरत है। ध्यान रखें, सबसे पहले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए, वर्ड ध्यान रखें, प्लांट्स के लिए लिनियस साहब ने 1 मई 1753, 1 मई 1753 में स्पीसीज प्लांटेरम में दिया था। ध्यान रखिए, प्लांट के लिए है। प्लांट के लिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लिनियस साहब ने अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में दिया था, which was published on 1 May 1753। और ये क्वेश्चन आ चुका है किस डेट में पब्लिश हुआ था। तो आप कैसे याद रखेंगे? याद रखने का तरीका, इतने सारे डेट याद नहीं रखे जाते। तो आप याद रखें कि 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है। तो पहला 1 मई याद हो गया, और ईयर तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1753 में स्पीसीज प्लांटेरम में प्लांट्स के लिए दिया। लेकिन एनिमल के लिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी लिनियस साहब ने दिया, लेकिन स्पीसीज प्लांटेरम में नहीं दिया। उसको दिया एनिमल्स के लिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया लिनियस साहब ने सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में। सिस्टेमा नेचुरी बुक का नाम है, जिसके 10th एडिशन में दिया, विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 1758। ध्यान रखें, 1 अगस्त 1758 को सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में दिया।
ठीक है। और जबकि प्लांट्स के लिए यहां देख लें, मैंने लिखा है स्पेशली फॉर प्लांट्स स्पीसीज प्लैंटेनम 1 मई 1753, फॉर एनिमल्स सिस्टेमा नेचुरली 10th एडिशन 1 अगस्त 1758। अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन, जब भी आप बुक देखें, जहां अलग अलग आपको वेरिएशन मिले लिखे हुए, तो वहां इस चीज को आप ध्यान रखें, आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब इस डेट का इतना महत्व क्यों है? 1 अगस्त 1758 और 1 मई 1753 का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि कभी भी उसके बाद से ये नियम बना है, जब ICBN ने इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इन लोगों को किसी नेम में कोई दिक्कत होती है, कोई कंट्रोवर्सी आती है, तो कंट्रोवर्सी के लिए वो उनका सीधा साधा नियम है कि इस प्लांट के लिए हम 1753 1 मई 1753 के बाद जो पहला नाम दिया होगा, साइंटिफिक नेम्स जो ये रूल्स को फॉलो करते हुए, उसको माना जाएगा उसका साइंटिफिक नेम। 1753 के पहले के सारे नाम अगर किसी ने भी दिए हो तो वो इनवैलिड है, वो नहीं माने जाएंगे। और ऐसे ही एनिमल्स के लिए 1758 के बाद के नाम वैलिड होंगे, उसके पहले के सारे नाम इनवैलिड कर दिए गए। इसलिए इस डेट का इतना महत्व है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ये सबसे पहले लिनियस ने शुरुआत की, और इस बेस पे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने एनिमल और प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देने की शुरुआत की। मतलब साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया गिवन बाय ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसके कुछ रूल्स है, यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। 11 के बच्चे बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ये बड़ा पेट है। ये क्वेश्चन बहुत ही 3 मार्क्स में आने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूल बताएं तो सारे लोग मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे जानते हैं, बट उसको सिलसिलेवार सही ढंग से लिखना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल्स रहे। सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी ओरिजिन का प्लांट हो, कहीं का भी प्लांट हो दुनिया में, लेकिन उसका जो नाम है, उसका नाम लैटिन से डिराइव होगा। अब लैटिन से ही क्यों डिराइव होगा? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आगे कोई इवोल्यूशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो जो है सो है, जो मीनिंग है उसका है, वो चेंज नहीं। बाकी सारी लैंग्वेजेस जो हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये लगातार रूपांतरित होती रहती, चेंज होती रहती। ये डेड लैंग्वेजेस नहीं है, ये लिविंग है, इनमें चेंज होता रहता है समय के साथ। लेकिन लैटिन में चेंज नहीं होता, लैटिन डेड लैंग्वेज है। तो सारे के सारे साइंटिफिक नेम किससे डिराइव होंगे? वो लैटिन से डिराइव होंगे। लेकिन प्रिंट किए जाएंगे कैसे? प्रिंट किए जाएंगे इटैलिक्स में, टेढ़े से, ठीक है, पहला नियम। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। दूसरी बात, दूसरा जो रूल है, कोई भी साइंटिफिक नेम होगा, किसी भी प्लांट का साइंटिफिक जो नेम होगा, वो उसके 2 कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट होगा वो उसका जीनस को डिनोट करेगा, जेनेरिक नेम होगा। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो उसके स्पीसीज को करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट को। एपिथेट मतलब उपसर्ग, तो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करेगा दूसरा नाम। किसी भी नाम के 2 कंपोनेंट हो गए, ओके। जो तीसरा नियम है कि जब लिखा जाएगा तो पहला वर्ड यानी जो जीनस का नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। द फर्स्ट वर्ड और जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, और सेकंड वर्ड या स्पीसीज नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंगीफेरा आम का नाम है, मैंगो जो इंडियन प्लांट है, तो मैंगीफेरा इंडिका नाम है। तो मैंगीफेरा डिनोट फॉर इट्स जीनस, उसका जीनस है, और इंडिका उसके लिए स्पीसीज, जो स्पीसीज है। फिर वैरायटी अलग अलग होंगी, लेकिन मैंगीफेरा इंडिका ये उसका बॉटनिकल नेम है। तीसरा रूल। तो चौथा रूल है, जब कभी हाथ से लिखा जाएगा, जब कभी हैंड रिटन होगा, तब इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। व्हेन हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन। मतलब यहां पर हमको क्या करना चाहिए? जीनस के नेम को अंडरलाइन और स्पीसीज के नेम को अंडरलाइन, अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए, जीनस और स्पीसीज के नेम को, तब जाके ये सही होगा। ये 4 रूल हैं। इसके बाद जो ऑथर है, कई बार अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कि ये स्पीसीज सबसे पहले मैंने डिस्क्राइब की, जो जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब की उसको ऑथर माना जाता है।
तो जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब की वो कई बार अपने नाम का एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड मतलब संक्षिप्त रूप में बिल्कुल लास्ट में लिखता है। तो नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखे जाते हैं। जैसे कि इस केस में हम देखें मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये लिन क्या है? लिन ये बताता है कि इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया लीनियस साहब ने, लिन फॉर लीनियस, तो लीनियस ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो ये सारे यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर थे। इसके बाद एक वर्ड है टॉटोनिम, बहुत इंपॉर्टेंट, टॉटोनिम। टॉटोनिम तब उसको उस कंडीशन को बोलते हैं जब कभी जीनस और स्पीसीज नेम, मतलब जीनस नेम ये और स्पीसीज नेम ये, अगर ये दोनों सेम हो जाए, जैसे कि लेजिनेरिया, लेजिनेरिया एक नाम पहले हुआ करता था, लेजिनेरिया, लेजिनेरिया, इसमें जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों सेम हो गया, इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं टॉटोनिम। तो ये टॉटोनिम अब बॉटनी में वैलिड नहीं है। तो टॉटोनिम्स व्हेन जीनस एंड स्पीसीज नेम्स आर सेम, टॉटोनिम्स आर नाउ इनवैलिड इन बॉटनी, बॉटनी में इनवैलिड हो गए। ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम, उसके नियम्स थे। बाद में जरूरत के अकॉर्डिंग एक ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आया। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो प्रपोज किया था वो हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड, हालांकि ये क्वेश्चन एक आध बार ही शायद आया है कुछ छोटे मोटे एग्जाम में, लेकिन फिर भी नीट के लिए थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था किसने? हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने दिया था। ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर तब है जब जीनस और स्पीसीज के साथ साथ सब स्पीसीज यानी वैरायटी भी दी जाती है। कई बार किसी स्पीसीज में वैरायटी इतनी ज्यादा होती है कि हमको देना पड़ता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कैबेज, पत्ता गोभी जानते हैं, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जानते हैं, ये दोनों एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, बट इनमें वैरायटी में डिफरेंस है काफी। तो ऐसी जगह हम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, मतलब जीनस नेम होगा, स्पीसीज नेम होगा और साथ में वैरायटी का भी नाम होगा। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पर दो नाम लिखे हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुके हैं। 11th में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा उनके बियॉन्ड हो जाएगा कोर्स के, लेकिन नीट के लिए बिल्कुल जो बच्चे हैं तैयार कर लें। सबसे पहला नाम है ब्रेसिका ओलरेसिया। ब्रेसिका ओलरेसिया इज कॉमन, ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ये कैबेज का नाम है। ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, VAR फॉर वैरायटी, वैरायटी कैपिटाटा फॉर कैबेज, कैबेज का नाम है ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। जबकि कॉलीफ्लावर का नाम है ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस।